हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 2 को ख़त्म किए, कॉस्टिंग का पहला पार्ट। तो अभी कॉस्टिंग को थोड़ा रेस्ट देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो अपना है टैक्सेशन का पार्ट। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, कॉस्टिंग का पार्ट का, उसे मैंने टोटल 13 क्लास में ख़त्म कर दिया है। सारे वीडियोस आपको मिल गए होंगे, आई होप। ठीक है, अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो ये अपने जो है टैक्स का पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में अपने एक टॉपिक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर रह गया होगा। ठीक है, उसे मैं कभी कवर कर दूंगा जब रिवीजन कराऊंगा तब। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स। ठीक है। तो टैक्स में अपने क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि अपना सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो है वह है हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला चैप्टर क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से अपने को 20 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का वेटेज है। दूसरा चैप्टर है कैपिटल गेन्स, जिसमें से अपने को 10 मार्क्स का वेटेज है। कॉस्ट 40 मार्क्स का रहता है, टैक्सेशन 40 मार्क्स का रहता है। तो और एक चैप्टर है जिसका नाम है IFOS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFOS बोलते हैं, जिसे अपने फुल फॉर्म है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसका भी वेटेज अपने 10 मार्क्स का है। जिसका वेटेज अपने 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये है अपना सिलेबस। अब सिलेबस को अगर थोड़ा डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से एक सम तो श्योर शॉट आता है, जो कि 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है। कैपिटल गेन नॉर्मली आप लोग के सिलेबस में थ्योरी बेस्ड किया है। ठीक है, कैपिटल गेन आप लोग के सिलेबस में थ्योरी बेस्ड किया है। बस हल्का फुल्का प्रैक्टिकल्स आएंगे, इन द सेंस मैं बताऊंगा जब चैप्टर कराऊंगा तब। स्लाइट प्रैक्टिकल्स मतलब बहुत ही कम प्रैक्टिकल्स हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में IFOS में एक सम आता है 4 मार्क्स का, और बाकी थ्योरी, बाकी जितना भी है थ्योरीज फ्रॉम ईच चैप्टर। थ्योरीज फ्रॉम ईच चैप्टर। ठीक है। तो ये जो सिलेबस अपने को कवर करना है, इसे अपने सबसे पहले अपने करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉस्टिंग का जैसे लेबर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग से सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, वैसे ही यहाँ से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोनों में से किसी एक को कंसिडर करते हैं, एनी वन, क्योंकि दोनों का वेटेज सेम है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस का है। और कॉस्टिंग में सबसे लास्ट चैप्टर जो 5 मार्क्स का सिर्फ आता है वो ओवरहेड। ठीक है, तो अपने इस तरीके से सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ओके। अब यहाँ पे ये था सिलेबस अपना। अब जो हम लोग टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो टैक्सेशन स्टार्ट करने के पहले, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर,
we are going to discuss वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को एक बार रिवाइज करते हैं जो अपने क्लास 11 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, जो अपने क्लास 11 में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, तो उसे अपने थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अपने दूसरे पेज में चलते हैं। सबसे पहले जो अपने टैक्स पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि भैया व्हाट इज टैक्स। टेंशन मत लीजिए, जितने भी नोट्स हैं आप अगर नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी नोट्स हैं मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे लिंक पे, ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना और चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना, ठीक है, या फिर रिवीजन के लिए अपने पास रखना। तो भैया व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स में अपने ये बोलेंगे कि हम लोग जो एक कंपलसरी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, कंपलसरी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, उससे अपने इनकम के पार्ट में से उसे अपने कहते हैं टैक्स। मेनली अगर हम कहें तो इट इज अ compulsory payment that we pay to the government। हम लोग एक कंपलसरी, अगर हम मेरा इनकम किसी एक लिमिट से ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कुछ अपने इनकम के हिस्से में से हम एक पेमेंट करते हैं जिसे अपने नाम देते हैं क्या, टैक्स, ठीक है। अब एक बात समझना, ये तो टैक्स नॉर्मली हो गया। ये गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, वाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस। अब एक बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। देखो सबसे बड़ा बात यह है कि गवर्नमेंट को हमने गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भैया, हमने गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है कि गवर्नमेंट अपने कंट्री को आगे लेके जाएगा, अपने कंट्री को आगे लेके जाएगा। कैसे, डेवलपमेंट करके। कैसे आगे लेके जाएगा, या डेवलपमेंट करेंगे। क्या चीज का डेवलपमेंट, हर एक चीज का, एजुकेशन का, फिर ट्रांसपोर्टेशन का, रोड्स एक्सेट्रा।
हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा है कि गवर्नमेंट अपने कंट्री को डेवलप करेगी, ठीक है, उसे आगे लेके जाएगी। एडुकेशन के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, रोड अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज का डेवलपमेंट करना है ताकि अपना देश आगे बढ़ सके। ओके, जब अपने गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखे हैं तो ये तो ऐसे नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट को दो चीज चाहिए होते हैं, मनी एंड पावर। क्या चाहिए होते हैं? मनी एंड पावर। तो एक तो चाहिए होता है पावर, एक चाहिए होता है मनी। भैया पावर तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान ने पावर दे रखा है, ठीक है, कि आप किसी कंट्री को, अपने कंट्री को डेवलप करो, आप जहां के पावर में हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी पावर दे रखा है सब चीज डेवलप करने का। लेकिन एक बात बताओ, पैसा कहां से आएगा? भैया पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। यहाँ पे पेज खत्म, अपने दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में चलते हैं। अब एक चीज समझना, मान लो एक लड़का है जिसका नाम है राजू, ठीक है। राजू एक सीए स्टूडेंट है और ये आर्टिकलशिप करता है। क्या करता है? आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग करता है किसी फर्म में, और उसको उस फर्म में ट्रेनिंग करने के लिए 2,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। राजू को, एक सीए स्टूडेंट है, सीए फर्म में आर्टिकलशिप करता है, उससे 2,000 मिलते हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और 14 फेब को वैलेंटाइन डे है। तो राजू ने सोचा कि क्यों ना अपने गर्लफ्रेंड को एक बड़ा सा पार्टी दे, जिसमें आपस के जो रिलेशन हैं, वो और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आपस के जो रिलेशन हैं वो क्या हो? स्ट्रांग हो जाए। कुछ खर्चा करना पड़ेगा राजू को ताकि आगे का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, अच्छा बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? अच्छा बॉन्डिंग हो जाए। अब एक बात समझना, इसके लिए राजू ने मन में सोचा कि उसको कुल खर्चा, टोटल जो एक्सपेंस होगा वो होगा 5,000 रुपीज, ठीक है। राजू ने सोचा कि ये सब करने के लिए राजू को कुल खर्चा पड़ेगा कितना? 5,000 रुपया। तो अब राजू ने दिमाग लगाया कि ये जो 5,000 है इसको अपने कहां कहां से लेके आएगा, 5,000 को कहां कहां से लेके आएगा। तो इसने इसके 3 हिस्से किए। सबसे पहले तो उसके पास जो स्टाइपेंड आता है 2,000 का, वो उससे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी
उसके पास जो खुद के पैसे थे वो इस्तेमाल करेगा। दूसरा, एक तो मम्मी से मांगेगा क्योंकि पापा से मांग नहीं सकता। अगर पापा से मांगा तो हो सकता है रिलेशन बनाने के चक्कर में रिलेशन ही टूट जाए। तो पेरेंट से मांगेगा। अब पेरेंट से कितना मांगेगा? ज़्यादा नहीं मांग सकता। 3,000 रिमेनिंग है तो 3,000 नहीं मांग सकता, ठीक है। 3,000 जो बचा हुआ है वो नहीं मांग सकता माँ से इतना, क्योंकि माँ सवाल पूछेगी, पेरेंट सवाल पूछेंगे क्या करना है 3,000 रुपये का, इतना खर्चा कहाँ पे करना है। तो वो क्या करेगा, वो 1,500 तक मांग सकता है। वो क्या करेगा, 1,500 तक मांग सकता है। तीसरा एक ही ऑप्शन बचता है भैया, फ्रेंड लोग, जिगरी दोस्त, जान से भी प्यारे दोस्त, फ्रेंड लोग। उससे कितना मांगेगा, उधार मांगेगा। 1,500 भाई दे दे, ठीक है, इज्जत का सवाल है, पार्टी थ्रो करना है, मुझे 1,500 दे दे। तो यहां पे 5,000 रुपए का टोटल बंदोबस्त हो गया। अब एग्जाम्पल को लिंक करते हैं गवर्नमेंट से कि भैया गवर्नमेंट जो है पैसा कैसे लाती है। तो ये जो राजू था इसके खुद के पैसे 2,000 रुपए थे, यानी गवर्नमेंट के पास खुद का बिजनेस होता है, ओन बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे रेल हुआ, ठीक है, जैसे रेलवेज हुआ, कोल इंडिया हुआ, उसके बाद जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, बहुत सारे खुद के बिजनेस होते हैं, तो वहां से पैसा लाती है। दूसरे, पेरेंट से लेती है गवर्नमेंट। पेरेंट्स मतलब कौन, हम लोग, जनरल पब्लिक, क्योंकि हम ही लोग उसके पेरेंट्स हैं, हम ही लोग सरकार बनाते हैं। जनरल पब्लिक से कैसे लेगी भैया, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, यानी हम लोग से ही टैक्स के रूप में वो पैसा लेती है जनरल पब्लिक से, ठीक है। और फ्रेंड जो हुआ वो उधार दिया, तो सरकार भी उधार लेती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। जो किससे लेती है, नॉर्मली कोई बैंक से, एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक से लेती है, ठीक है, या किसी पड़ोसी मुल्क से लेती है जो उसका अच्छा फ्रेंड हो, ठीक है। तो यहीं से पैसा लेती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने कंट्री को डेवलप करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, क्योंकि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं अपने, जो अपने पेरेंट्स है जिसने सरकार बनाया। तो सरकार को जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो सरकार को उसे पूरा करने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। क्या क्या भैया, उसे दो चीज़, पावर और मनी चाहिए होता है। पावर तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। मनी कैसे जुगड़ता है, तो मनी यहाँ पे लाने के लिए मैंने राजू का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ये बताया कि उसे अगर 5,000 चाहिए तो खुद के बिजनेस यानी खुद का पैसा जो है 2,000 उसने खर्च किया। तो गवर्नमेंट भी खुद की जो बिजनेस चलाती है उससे पैसा कम लेती है। फिर पेरेंट्स यानी पेरेंट्स से पैसा मांगेंगे, यानी अपने जनरल पब्लिक से जिन्होंने गवर्नमेंट को बनाया, वोट देके उससे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगी। और तीसरा, फ्रेंड से यानी एक तरह से उधार मांगेंगे यानी लोन लेंगे फ्रॉम द पड़ोसी मुल्क या फिर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पैसा लेती है और फिर अपना डेवलपमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, ठीक है, ओके। तो ये था वाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो अपने टैक्स में पढ़ते हैं अपने, क्या, इनकम टैक्स एक्ट। क्या पढ़ते हैं अपने, इनकम टैक्स एक्ट, जिसका ईयर है 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। भैया ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है,
ये कब आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st April 1962। कब आया था? ये आया था 1 अप्रैल 1962 में। अब ये बताओ मुझे, अब ये देखो कि भैया ये जो हम लोग एक्ट पढ़ते हैं ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? तो देखो, अगर हम कोई एक्ट बनाते हैं तो एक्ट बनाने से पहले सबसे पहले अपने को क्या तैयार करना पड़ता है? एक बिल तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले अपने को एक बिल तैयार करना पड़ता है। बिल में अपने ये लिखते हैं कि मुझे क्या क्या नया चीज लाना है, मुझे क्या क्या नया चीज लाना है। तो अपने एक बिल तैयार करते हैं। उस बिल को अपने जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें अपने पास करते हैं। क्या करते हैं? उसमें अपने पास करते हैं। ठीक है। अब पास करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा उसे एक्सेप्ट करती है। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है, उसमें कुछ उसे लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे उसे चेंज करना चाहिए, तो उसे कोई भी हाउस उसे दोबारा चेंज करती है। और चेंज करने के बाद उसे वापस लोकसभा जब जाना पड़ता है, यानी पहले दोनों हाउसेज एक्सेप्ट करती है, इन द सेंस सबसे पहले हम लोग अपने वो चीज लोकसभा भेजते हैं, फिर लोकसभा से वो राज्यसभा जाता है। मान लीजिए लोकसभा को कोई चेंज करना होता है तो वो चेंज कर देते हैं। लोकसभा फिर राज्यसभा में पास होता है। राज्यसभा को अगर कुछ चेंज करने होते हैं तो वो बोलते हैं, उसे चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद वापस से वो लोकसभा जाता है। लोकसभा में वो चेंजेस को वेरीफाई करने के बाद अगर अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करने के बाद वापस से वो राज्यसभा जाता है। राज्यसभा सब चीज़ देख के उससे फिर दोनों हाउसेस से एक्सेप्ट किया जाता है। जब ये दोनों हाउस एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो आखिरी में फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उस पर अपना एसेंट देते हैं। एसेंट मतलब अपना साइन करते हैं कि हाँ ये सारा सही है। और साइन करने के बाद वो बिल अपना एक्ट बन जाता है। वो बिल अपना एक्ट बन जाता है। ठीक है, वो बिल अपना एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से एक्ट को लाया जाता है। ठीक है, इस तरह से एक्ट को लाया जाता है। और एक चीज होता है जिससे अपने बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या हुआ कि जब भी अपने को किसी चीज में बदलाव लाना पड़ता है या बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे अपने अमेंडमेंट के थ्रू लाते हैं। किसके थ्रू लाते हैं? अमेंडमेंट के थ्रू लाते हैं। जैसे पहले से तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारा चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो अपने को एक नया लॉ या कोई एक नया एक्ट बनाना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा है स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए जीएसटी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी एक्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ था कि जीएसटी एक्ट आएगा, लेकिन अपने को जीएसटी एक्ट लाना था, इसीलिए अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया बदलाव लाना था, जिससे अपने बोलते हैं क्या? अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो जीएसटी था वो कौन सा अमेंडमेंट था? 101st अमेंडमेंट था।
यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 101 बार अमेंडमेंट हुआ तो जीएसटी आया, ठीक है। यानी 101 पहली बार 101st वाला जो अमेंडमेंट है वो जीएसटी का अमेंडमेंट आया। उसके पहले 100 अमेंडमेंट हो चुके थे डिफरेंट टाइप्स के। आया, तो इसे बोलते हैं अपने अमेंडमेंट। तो ये था एक बेसिक सा पार्ट। ओके, और कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट है, जिसने बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? द ईयर इन विच वी earn our income। is called previous year। जिस साल में हम कुछ पैसा कमाते हैं उससे अपने बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। जैसे अभी प्रीवियस ईयर हमेशा होता है, चालू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April, ends on 31st March of next year। थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी अगर हमने बोले तो ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है ये 2021 चल रहा है, क्योंकि 1st अप्रैल 2020 से लेके 31st मार्च 21 पे ख़त्म होगा, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर 2021। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्या? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसे फटाफट अपने करके निकलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है क्या? असेसमेंट ईयर। द ईयर इन विच वी पे टैक्सेस। जिस साल पैसा कमाते हैं उसके अगले साल टैक्स देते हैं। तो जिस साल पैसा कमाते हैं उसको अपने बोलते हैं प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। उसका दूसरा नाम क्या है? या फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं इसे। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? जिस साल अपने टैक्स भरते हैं, यानी जिस साल पैसा कमाएं उसके अगले साल का जो साल आता है उसे अपने बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिसमें अपने को अपना टैक्स असेस करना पड़ता है, यानी निकालना पड़ता है और फिर पे करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं अपने क्या? असेसमेंट ईयर। यानी अब एग्जाम्पल में अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल ले तो जो प्रीवियस ईयर 2021 है उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22, ठीक है। यानी अगर 2021 में पैसा कमाते हैं तो 21-22 में टैक्स भरते हैं। नॉर्मली प्रीवियस ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स। हमेशा प्रीवियस ईयर नॉर्मली 12 महीना का होता है, लेकिन मैक्सिमम ये 1.5 साल का हो सकता है। उससे कम का 12 महीने से कम का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 1.5 साल यानी 18 महीना का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। और छोटा में क्या होगा? 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है,
9 और 12 का तो होता ही है। ये सब छोटा छोटा कब हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस चालू हुआ किसी एक महीने में और दूसरे महीने में ही बंद हो गया, तो मेरे को सिर्फ एक महीना ही बिजनेस चला, तो उसे अपने प्रीवियस ईयर यानी जिस साल कंपनी ने काम किया, एक ही महीना काम किया, तो उसे एक महीना का ही मेरा प्रीवियस ईयर बनेगा। नॉर्मली छोटा तो 6 महीना का होता है कि भैया 6 महीना का प्रीवियस बनवा सकते हैं, ठीक है, हाफ ईयर का प्रीवियस ईयर बना सकते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने 11 में ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। ओके, तो अब ने क्या है, बाकी जो भी डिस्कस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट वगैरह वो धीरे धीरे अपने क्या होगा चैप्टर के साथ जैसे जैसे आएगा वो करते जाएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर, इसका नाम है ये थोड़ा डिस्टरबेंस कर रहा है, इसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें अपने पढ़ने वाले हैं सेक्शन 22 से 27। भैया क्या ये सेक्शन याद करना ज़रूरी होता है? हाँ, कहीं कहीं पे आप लोग के सिलेबस में कहीं कहीं पे सेक्शन याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एक बात समझते हैं कि जब हम कोई भी टैक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है उसका, वो होता है उसका चार्जेबिलिटी। क्या होता है उसका? सॉरी डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा। एक मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है जी। अपने क्या बोले, चार्जेबिलिटी। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जेबिलिटी है उसका सेक्शन है सेक्शन 22। भैया एक बात बताइए, चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई चार्जेबिलिटी? देखो, चार्जेबिलिटी मतलब क्या होता है, चार्जेबिलिटी मीन्स ये बोलता है कि कब, when an income will be taxable under any head in under any head in income tax act। यानी क्या बोल रहा है कि कब एक इनकम किसी भी हेड के अंदर चार्जेबल होगा, कब आएगा किसी हेड के अंदर। आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे अपने इनकम टैक्स में 5 हेड पड़ेंगे, क्या क्या, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है।
तो पीजीबीपी आप लोग के सिलेबस में कहीं नहीं है, ना 11 में ना 12 में। सैलरी आपने 11 में ऑलरेडी पढ़ चुका। हाउस प्रॉपर्टी आप लोग 12 में पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 12 में पढ़ेंगे, और कैपिटल गेन आप लोग 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्जेबिलिटी यही बोलता है कि कब आपका इनकम किसी भी हेड के अंदर आएगा। तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का बात करूं, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, chargeability means ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चार्जेबिलिटी मीन्स यहाँ पे कि व्हेन एन इनकम विल बी टैक्सेबल, कब एक इनकम टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कब एक इनकम को अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चार्ज करेंगे, कब अपने एक इनकम को टैक्स लगाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके लिए कुछ कंडीशन लगाया इन्होंने, इनकम टैक्स एक्ट ने इन्होंने इसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन लगाया। वो एसेंशियल कंडीशन क्या है? तो यहां पे कुछ एसेंशियल कंडीशन है। यहाँ पे कुछ एसेंशियल कंडीशन है, क्या क्या? सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि भैया सबसे पहले तो जो आपका प्रॉपर्टी होगा मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी आपके पास एक बिल्डिंग होना चाहिए। यानी आपके पास एक बिल्डिंग होना चाहिए। एंड इसमें और एक चीज ऐड किया, लैंड्स अपरटेनेंट देयर टू, अपरटेनेंट देयर टू। इसका मतलब क्या? यानी मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से लगे कुछ जमीन साइड में निकला हुआ है, जहां पे यहाँ पे आपने बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बना दिया। ठीक है, यहाँ बच्चों के लिए आपने प्लेग्राउंड बना दिया। तो ये लैंड भी आपको बिल्डिंग के साथ अटैच माना जाएगा, यानी इसे भी अपने प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इसे भी अपने प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का हिस्सा बोल सकते हैं, उसे भी अपने बिल्डिंग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन रखा कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर
कोई भी इनकम टैक्स करना है तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, और प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्डिंग होना चाहिए। खाली ज़मीन के ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। ज़मीन है, उसके बीच में एक बिल्डिंग खड़ा है और साइड से कुछ ज़मीन छूटा हुआ है, तो उसे अपने मान लेंगे कि हाँ आपके पास बिल्डिंग है। ये था पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो एसएससी है, एसएससी कौन होता है? जो यह टैक्स पे करता है उसे एसएससी बोलते हैं। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी का आप इनकम निकाल रहे हैं उसी प्रॉपर्टी का जो एसएससी है वो ओनर होना चाहिए। ये मान लो मिस्टर एक्स है, ये मान लो मिस्टर एक्स है, ये बिल्डिंग इसी का है। तो ही आपका इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं? सबसे पहले तो कंडीशन क्या बोलता है कि एक लैंड होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसमें बिल्डिंग होना चाहिए, और उसके साथ अगर कोई लैंड अटैच है तो वो भी चलेगा। दूसरा क्या है कि एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एसएससी जो जिससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है वही उस बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा इन्होंने ये बोला कि वो जो प्रॉपर्टी है must not be used for self or business purpose। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अगले दिन। सिर्फ यही समझो कि जो मेरा प्रॉपर्टी है उसमें वो एसएससी खुद ना रहे, और ये जो है वो बिजनेस के लिए यूज ना हो, क्योंकि अगर वो बिजनेस के लिए यूज होगा तो फिर सारा इनकम जो है वो अंडर द हेड पीजीबीपी में चला जाएगा। किसमें? पीजीबीपी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पीजीबीपी में। और सेल्फ पे रहने से कोई टैक्स नहीं लगता, उसे अपने को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये 3 एसेंशियल कंडीशन है जिसमें अपने इनकम टैक्स एक्ट ने बोल रखा है कि एक लैंड प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग होना चाहिए, और उसके साथ अगर कोई लैंड अटैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल सकता है। एसएससी वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, उसका मालिक होना चाहिए, तभी उससे हम जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकता है। तीसरा, भैया प्रॉपर्टी में वो सेल्फ यूज़ यानी सेल्फ नहीं रहता हो, क्योंकि सेल्फ रहेगा तो वो उसका रेसिडेंशियल हाउस बन जाएगा, तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और अगर बिजनेस के लिए यूज़ करेगा तो अपने एक और हेड है जिसका नाम है प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो अगर उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए हैं तो वो फिर इनकम बीजीबीपी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कंडीशन और चार्जेबिलिटी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके अगले दिन से क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर और भी कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर एग्जांपल्स वगैरह लेंगे। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना नोट्स, और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इन रिवीजन के लिए आप इसे रख सकते हो। ठीक है, चलो तब इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। टाटा, टेक केयर, गुड बाय।